हेलो स्टूडेंट, लेक्चर वन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं कविता ढिल्लों जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का दक्षिण भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है कावेरीपट्टनम, कांचीपुरम, नागार्जुनकोंडा और अमरावती। ये सारे एक ही वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आपका जो संगम साहित्य जहाँ से शुरू हुआ था 100वीं ईस्वी से आपका 700 ईस्वी तक का जितना भी आपका जो है कि क्या क्या राजवंश आए थे, वो आपको इस माइंड मैप से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो संगम साहित्य में हमको वर्णन मिलता है चेर, चोल, पांड्य और चालुक्य। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत में सबसे नीचे आपका पांड्य आता है, इधर केरल की तरफ आपका चेर आता है। देखिए ये आपको पांड्य राजवंश है, चेर है, पल्लव है, राइट, चालुक्य है। चालुक्य आपका तीसरी शताब्दी के बाद इनका जो वंश है वो खत्म हो गया था। उसके बाद दोबारा इनका उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में, राइट। तो ये तीन भागों में बढ़ गए थे, वेंगी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वातापी चालुक्य। इस माइंड मैप से हम पढ़ेंगे कि हमारे जो बंदरगाह हैं कावेरीपट्टनम, कांचीपुरम और नागार्जुनकोंडा और अमरावती, ये क्या क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो दक्षिण भारत के टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट और यूपीएससी और एसएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एमए हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें माइंड में ये कंक्लूजन रहता है कि कौन सी जगह कहाँ पर थी, कौन पहले था, राजवंश उसके बाद क्या आया, राइट। तो मैंने जो काल विभाजन की एक वीडियो डाल रखी है प्रारंभिक मानव, जिसमें कि मैंने पूरा आपको काल विभाजन बताया कि किसमें के बाद कौन कौन से आपके शासक काल आए थे। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका पल्लव वंश, चेर वंश, पांड्य वंश जो कि आपका 100वीं ईस्वी से लेकर शुरू हुआ था और दूसरी और तीसरी शताब्दी से आपका पल्लव वंश हुआ था। लेकिन इसका सिंह विष्णु ने जो इसका स्थापना की थी पल्लव वंश की, वो थी 575 ईस्वी में, राइट। पल्लव वंश का ये जो आपके सामने माइंड मैप है ये है कावेरी नदी, राइट। कावेरी नदी के तट पर यहाँ पांड्य राजा है और पांड्य राजवंश है। और कावेरी नदी के तट पर कावेरीपट्टनम बांध बनाया गया था, ठीक है। ये किसने बनाया गया था? ये कावेरीपट्टनम बांध जो है वो चोल राजवंश ने बनाया था। चोल वंश के राजा थे करिकाल। करिकाल ने इसको 160 किलोमीटर लंबा कावेरीपट्टनम पे बांध बनाया था। ये भी एक टॉपिक है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका चोल भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका चोल थे, राइट। उसके ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक नदी है, दक्षिण पेन्नार और उत्तरी पेन्नार। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पेन्नार और उत्तरी पेन्नार और दक्षिण पेन्नार, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये दोनों के बीच के जो हिस्सा है उसी को ही पल्लव राजवंश कहा जाता है। पल्लव राजवंश के अंदर यहाँ पर कांचीपुरम है जो कि एक बंदरगाह के रूप में यूज किया गया था इन्होंने, किसके लिए? व्यापार करने के लिए। जब यहाँ से अरबी मुसलमान और जितने भी आए थे वो यहाँ से सामान को उतारना चढ़ाना इसका काम करते थे। तो कांचीपुरम जिसको कि पुहार बंदरगाह भी कहा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पुहार बंदरगाह के नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी डिटेल हम आगे रिटर्न में आंसर में आपको बताऊंगी, राइट। ये दोनों जो है दोनों को ये जो बनाया इसको पेन्नार किस लिए कहा गया है? इसको इन दोनों को पेन्नार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पल्लव राजवंश की सीमा निर्धारित करती है, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। और इसका जो ये वाला भाग है महाबलीपुरम, ये भी व्यापारिक केंद्र से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया है, राइट। उसके बाद ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आप देख रहे हैं, कृष्णा नदी के साथ जो ये दो भाग में बढ़ जाती है, एक नीचे की तरफ आ जाती है तुंगभद्रा और ये भीमा नदी ऊपर को चली जाती है, राइट। तो 8वीं शताब्दी तक आपका, 9वीं शताब्दी तक आपका पल्लव वंश आया, राइट। फिर चालुक्य, ऊपर आपके चालुक्य हैं। तो इनका क्या हुआ कि इसके बाद यही हिस्सा आपका विजयनगर साम्राज्य बन जाता है और ऊपर बहमनी साम्राज्य बन जाता है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने ऑलरेडी वीडियो एक डाल रखी है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, जो कि बहमनी साम्राज्य जो कि 1326 ईस्वी में बना था और विजयनगर साम्राज्य जो कि हरिहर और बुक्का ने किया था, उसकी स्थापना की थी, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा है वो यहाँ से ऐसे करके ऐसे थी, ठीक है। ये आपका बाद में विजयनगर साम्राज्य बन जाता है, राइट। और ये जो तुंगभद्रा नदी है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में आपस में ये मतलब इनका जो है कंट्रोवर्सी चलती रहती थी, ठीक है। ये तो हुई बात की बात। उससे पहले ये पल्लव, चोल, पांड्य और चालुक्य आए थे, फिर ऊपर आपका राष्ट्रकूट था, ओके। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी कि जो चालुक्य राजवंश है, चालुक्य राजवंश तीन भागों में बट गया था 9वीं शताब्दी में। वेंगी वाले जो थे वो वेंगी चालुक्य कहलाते थे, कल्याणी वाले कल्याणी चालुक्य और वातापी चालुक्य। ये आपका
एमए हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चालुक्य 3 भागों में बटे। जितना भी इसमें लिखा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के हिसाब से एमए हिस्ट्री के लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो इसमें पढ़ाने वाली बात दूसरी है कि चोल का था, कावेरीपट्टनम पे तो आपके चोल ने बनाया था कावेरीपट्टनम बंदरगाह। कांचीपुरम पल्लव राजवंश ने बनाया था, जिसको कि पुहार बंदरगाह भी कहता है और व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं, राइट। ये दो बॉक्स बनाए हैं, ये आपको बताते हैं, ये है आपका नागार्जुन कोंडा और ये है अमरावती, राइट। इसको मैं लिख देती हूँ, ये है आपका नागार्जुन कोंडा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा ये किस चीज के लिए है, नागार्जुन कोंडा और अमरावती, राइट। अमरावती और नागार्जुन कोंडा क्या है, इसके अंदर क्या है कि जो बौद्ध के स्तूप थे, क्योंकि बौद्ध की भगवान बुद्ध की अस्थियों को 11 जगह जो है बनाया गया था और उनको इस स्तूपों के अंदर रखा गया था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं, बौद्ध के स्तूप बोला जाता है, राइट। जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ रखे गए थे। तो नागार्जुन कोंडा और अमरावती में बौद्ध स्तूप है। वहां पर जो बहुत बौद्ध भगवान बुद्ध का जो है बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था, भगवान बुद्ध के धर्म को मानते थे। पल्लव राजवंश में आगे पढ़ेंगे, मैंने रिटर्न में आपके लिए आंसर तैयार किया है, राइट। चोल थे, यहाँ पर भगवान बुद्ध की जो धर्म है उसको अपनाया गया था और जैन धर्म भी अपनाया गया था यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नागार्जुन कोंडा जो है वो अमरावती से लगभग 160 किलोमीटर, अमरावती से 160 किलोमीटर कृष्णा नदी के तट पर स्थित ये आपका नागार्जुन कोंडा है। नागार्जुन कोंडा बौद्ध स्तूप है जो कि इक्ष्वाकु राजवंश ने 3री से 4थी शताब्दी में किया, यानी कि जो नागार्जुन कोंडा है और अमरावती है वो पल्लव वंश से पहले का ही है, क्योंकि पल्लव वंश उस समय था, ऐसा नहीं कह सकते 4थी शताब्दी में पल्लव वंश नहीं था, लेकिन जो अच्छे से उदय हुआ था वो आपका 575 ईस्वी में इसका जो सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी, राइट। अब आगे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रिटर्न आंसर कैसे लिखना है आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं आपको रिटर्न में आंसर देती हूँ। आई होप आपको माइंड मैप क्लियर हो गया होगा, फिर भी आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कांचीपुरम, राइट। कांची की शहरी विशेषता पर विस्तार से चर्चा कीजिए, जो कि आपका जून 2025 का है और ये चैप्टर आपका 17 है, MHI 110 का क्वेश्चन है, राइट। आपको ये डायग्राम बनाना है, चाहे कांचीपुरम हो, चाहे कावेरीपट्टनम हो, चाहे आपका नागार्जुन कोंडा हो या फिर आपका अमरावती हो, राइट। पल्लव वंश 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक का शासन था और जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख और प्रभावशाली राजवंश था। इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु और सिंह विष्णु ने कांची को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और इनकी सिंह विष्णु ने इसको कांची को राजधानी बनाया तब 575 ईस्वी से 590 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ओके। उसके बाद है कि पल्लव राजवंश, ये सब हो गया। पल्लव वास्तुकला जैसे रथ मंदिर, यहाँ पर जब मजबूत नौसेना, कुशल प्रशासन और साहित्य कला को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं, ओके। बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ पहले डिस्क्राइब करना है कि कांचीपुरम किस किसने बनाया, कौन राजवंश थे, उसके बाद इसकी विशेषता लिखने की क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक में दे रखा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उतार दे, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाला आंसर ही एग्जामिनर मांगता है, ठीक है। आपके लिए तैयार किया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। उत्तरी पेन्नार और दक्षिण पेन्नार के बीच के क्षेत्र को अरवानाडु कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों के बीच के जो क्षेत्र है उसको अरवानाडु कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम बोला जाता है। महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर रथ मंदिरों का निर्माण कराया और पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, पहले वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। फिर सिंह विष्णु के ही शासन काल में मामलापुर में वराह मंदिर का भी निर्माण हुआ, राइट। क्योंकि आपको यहाँ पर इसकी विशेषता बताना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। पहले तो सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक थे, जिसने जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। सिंह विष्णु के बाद इसका बेटा ये बाद लिखा, ठीक है। सिंह विष्णु के बाद उसका जो उनका पुत्र था वो महेंद्र वर्मन प्रथम था, ठीक है। ये प्रथम द्वितीय इसलिए लगाते हैं जो कि फेमस हो, ओके। इस वजह से, ताकि वो याद रहें, इस वजह से लगाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको विजिबल हो रहा होगा, ओके। ये मैंने बनाया है। अमरावती जो है ये गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी, जो कि बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था,
ओके। नागार्जुन कोंडा अमरावती से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जिसे प्राचीन काल में श्री पर्वत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप। बढ़ते हैं आगे आंसर की तरफ। ठीक है। ओके। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव के शासक महेंद्र वर्मन को हरा दिया था, और यहीं से पल्लव और चालुक्यों के बीच में जो है आपस में लड़ाई होती रहती थी। महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया। उसके पिता को हराया और बेटे ने फिर दोबारा उनको हराया। ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। राइट। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। राइट। तो पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली राजा थे, जिनको की वातापी कोण की उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने चालुक्य वंश के जो राजा थे उनको हराया था, इसलिए इनको वातापी कोण की उपाधि मिली थी। ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वरी मंदिर का भी निर्माण कराया, और नंदी वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमलम मंदिर का भी निर्माण करवाया। पल्लव वंश को चोल शासकों ने जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया था। ठीक है। फिर बाद में चोल राजाओं ने पल्लव को हरा दिया था और फिर उसको अपने साथ शामिल कर लिया है, और फिर वहीं से ही चोल राजवंश जो है वो 3 भागों में बटा था। ओके। जो कि मैंने आपको बताया है, वातापी व्यंग्य चालुक्य, वातापी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है कांचीपुरम की विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन आपको टॉपिक लिखना है वो यही लिखना है। कांचीपुरम में किए गए उत्खनन, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है कि खुदाई में क्या क्या मिला था। जब कांचीपुरम की खुदाई की गई थी तो उसमें क्या मिला था। उसमें मिला था कि कांचीपुरम और उसके आसपास के क्षेत्र में 1950 में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में से विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुदाई की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज सामने आई। ठीक है। सिंपल है, आंसर सुनने में ही याद हो जाएगा। पल्लव मेड़ू यानी कि 1953 और 54 में कलश, शंख की चूड़ियां, वल्य कुएं और ऐसी जैसी वस्तुओं का पता चलता है कि यह एक उत्पादन केंद्र था, जो कि पल्लव काल से संबंधों का संकेत देता है। राइट। जो खुदाई के दौरान सामान मिले हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र भी था, उत्पादन केंद्र था। ठीक है। कांचीपुरम 1962 और 63 में कांचीपुरम में की गई खुदाई में काले और लाल बर्तन और अभयचर के टुकड़े भी और मिले, और सातवाहन शासक रुद्र सतकर्णी, स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा। ठीक है। सातकर्णी का भी एक सिक्का मिला था। 1969 और 70 में 3 सांस्कृतिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जब खुदाई की गई तो 3 संस्कृतियां मिली अलग अलग तरह की, जिसमें बौद्ध कलाकृतियां और एक अन्य मन्नत स्तूप भी शामिल थे। और 1970 और 71 में जब खुदाई की तो पलमेड़ु में खुदाई से 6वीं से 9वीं शताब्दी के 3 अवधियों का पता चला था। जब रेडियो कार्बन डेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये कितना पुराना है। रेडियो कार्बन डेटिंग तो आपको पता ही होगा, जिसमें साइंटिफिक है, जो कि उससे करती है कि ये चीज़ कितनी समय पुरानी है। तो वो जो चीज़ें मिली थी उससे 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक, 6वीं मीन्स बोले तो 500 से लेकर 599 तक। ठीक है। वहां से लेकर आपका 9वीं शताब्दी तक था। साथ ही टेराकोटा वस्तुओं, और टेराकोटा ये एक मेटल का नाम होता है। ठीक है। तो साथ ही टेराकोटा वस्तुओं और क्रिस्टल मोतियों जैसी चीजें भी मिली, और यह शोध यानी कि रिसर्च कांचीपुरम के बौद्ध धर्म से समृद्ध ऐतिहासिक संबंध को उजागर करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो बहुत पहले, पल्लव वंश से पहले ही था। मैंने कहा था ना, 2री और 3री शताब्दी में आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपका दक्षिण भारत में पूरी तरीके से फैल गया था। ठीक है। तो उसके कारण यहाँ पर बौद्ध धर्म भी बड़ा समृद्ध था। और नगरीय विशेषता क्या थी कांचीपुरम की। कांचीपुरम की नगरीय विशेषता जो थी वो आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। संगम काल में परिदृश्य विभाजन, जिन्हें की एंटीनेंस कहा जाता है, मतलब संगम काल में हमें देखा गया था कि कहाँ कहाँ पर क्या पार्ट डिवाइडेड हैं। ठीक है। उसमें जो बस्तियां बनी हुई थी वो कैसे थी। तो जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और व्यापार के उदय ने शहरी विकास को प्रभावित किया था। मैंने कहा था ना, दक्षिण पैनार और उत्तरी पैनार की सीमाएं जो थी, है ना, वो निर्धारित थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म था वो भी था वहां पर।
ठीक है? तो कांचीपुरम विकास के लिए आसपास के गाँव पर निर्भर है, जैसे कि एंड्रोसी ने उजागर किया। एंड्रोसी आपको एमएचआई 108 में पढ़ने को मिलेगा। एंड्रोसी क्या होता है कि उससे ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जनसंख्या थी, यहाँ पर एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कैसे पता चलेगी? जब एक पर्टिकुलर सिद्धांत के ऊपर हम काम करते हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये सिद्धांत है कि अगर इतना एरिया है, मैक्सिमम एरिया है और इतनी जनसंख्या है और इतना प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। तो ये इसको एंड्रोसी कहा जाता है, जो कि आप एमएचआई 108 में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर व्यापार क्या होता था कि कांची में पाए गए बर्तन, जिनमें काले, लाल बर्तन और रुलेडेंट बर्तन शामिल है, और स्थानीय और लंबी दूरी के व्यापार विशेष रूप से गंगा के मैदान के साथ दोनों का संकेत देती हैं। यहाँ पर आपका लंबी दूरी के व्यापार होते थे। उत्खनन में सातवाहन के सिक्के मिले हैं, जिन पर एक रुद्र अंकित है। ठीक है, सातकर्णी, क्योंकि आपका जो सातवाहन वंश, उससे पहले भी सातवाहन वंश था। ठीक है, वहाँ के भी सिक्के इनके यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि आई थिंक सातवाहन वंश जो है वो उसके बाद का था, तो खुदाई के टाइम पर सातवाहनों का सिक्का मिला है। इसका मतलब ये लोग बाद में सातवाहन के साथ भी व्यापार करते थे। तो सातकर्णी और माम्बलम में 770 चांदी के सिक्के का भी भंडार मिला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पल्लव था, पल्लव के बाद जो बाद में खुदाई की गई है तो उसमें कई राजवंश आए। पल्लव के बाद वहाँ पर विजयनगर था, सातवाहन था, और बहमनी साम्राज्य था। तो खुदाई के दौरान कांचीपुरम में क्या-क्या मिला है, वो सब चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है? सातकर्णी के सिक्के मिले थे, 770 चांदी के सिक्के मिले हैं, और कला का और शिल्प का उत्पादन अगर हम देखते हैं, तो उत्खनन से टेराकोटा की वस्तुएँ, जिनमें मूर्तियाँ, खिलौने और जानवर शामिल हैं। ठीक है? काँच से बने मोती भी पाए गए हैं। काँच वाले मोती भी यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद है कि धार्मिक विविधता क्या है। धार्मिक विविधता मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर जैन धर्म है, बौद्ध मठ है, वैदिक धर्म है। कांचीपुरम में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हैं। और यहाँ पर बौद्ध के हैं तो यहाँ पर मंदिर भी हैं, कैलाश के हैं, विष्णु के हैं और शिव जी भगवान के हैं। ठीक है, यहाँ रथ मंदिर, कैलाश मंदिर और विष्णु मंदिर है। यह बौद्ध धर्म पनपा और जो आंध्र प्रदेश से प्रभावित था, और कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र था, जिसका प्रमाण कांची और ऐतिहासिक शिलालेखों से जैन धर्म के विकास से मिलता है। ठीक है, पल्लव वंश में तो यहाँ पर ये है कि हमने बता दिया कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, राइट? और उसके बाद कांचीपुरम में क्या-क्या विशेषताएं हैं थी, बाद में भी, पल्लव वंश के बाद भी, तो वो आपको इसका आंसर में डिस्क्राइब करना है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं कावेरीपट्टनम पे। ठीक है, कावेरीपट्टनम भी एक बंदरगाह है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कावेरी नदी के तट पर आपका कावेरी नदी के तट पर आपका कावेरी बंदरगाह बनाया गया है, जिसे पुहार बंदरगाह भी कहा जाता है। और ये एक जो बंदरगाह है वो 4वीं शताब्दी ईस्वी तक के ग्रंथों में कावेरीपट्टनम एक समृद्ध बंदरगाह है। ठीक है, बनाया तो इसे चोल वंश ने था। चोल वंश के करिकाल ने आपका तीसरी चौथी शताब्दी में 160 किलोमीटर, करिकाल राजा ने 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद इस शहर में के उपजाऊ परिदृश्य, हलचल भरे व्यापार और विविध आबादी का स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। चोल वंश का सिंह, जो चोल वंश था यहाँ पर, ठीक है, देखिए ये वाला जो आपको चोल वंश था, इनका सबका अपना अलग अलग सिंबल था। ठीक है, चोल, चोल, पल्लव, पांड्य और चेल, इनका अलग अलग सिंबल है। चोलों का सिंबल था बाघ। ठीक है, तो चोलों का सिंबल था बाघ, और इसलिए बाघ चिन्ह वाले सामान जो है राज्य के अंदर और बाहर आते जाते थे, यानी कि एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था और उन सामानों पर बाघ का सिंबल होता था। ठीक है, राजा तरुमावलमन ने जंगलों को बदलकर उसमें बस्तियों में परिवर्तित करके शहरी विकास को बढ़ावा दिया, जिससे शहर की सांस्कृतिक समृद्धि में योगदान मिला, और जैसे कि विभिन्न स्थानीय कवियों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। गैर साहित्यिक स्रोत है, उसमें भी कावेरीपट्टनम का जिक्र है, जिसको कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नो कहा जाता है। उसमें कोलापट्टनम का उल्लेख है। कोलापट्टनम यानी कि चोल बंदरगाह, जिसे कि चोलपट्टनम भी कहा से लिया गया है। ठीक है, बुद्धदत्त ने पुहार को व्यापारियों और रत्न, बुद्धदत्त जो है वो इतिहासकार थे। उन्होंने पुहार को व्यापारियों और रत्न की दुकानों से भरा एक समृद्ध शहर बताया, जिसमें कावेरी नदी और कई बौद्ध स्मारक दोनों हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या आंसर लिखना है वो आपके लिए मैंने पूरा यहाँ पर आपकी बुक से ही छांट के लिखा है, क्या क्या लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,
ठीक है, कावेरीपट्टनम उत्खनन, इसमें भी आपको खुदाई में लिखना है क्या-क्या मिला, ठीक है। तो 1910 की जो पहली खुदाई हुई थी, यहाँ पर कुएँ देखे गए हैं। तंजावुर के जिले में बेलनाकार संरचनाएँ, हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन और एक तमिल शिलालेख मिले हैं, ठीक है। कावेरीपट्टनम के अन्वेषण यानी कि सर्च और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि 1500 साल पहले एक महत्वपूर्ण शहर था और सभ्यता और चोल की राजधानी थी, जहाँ जलमग्न मंदिर की स्थानीय किंवदंतियाँ हैं। जब खोज की गई 1910 में खुदाई की गई, तो यहाँ पर कावेरीपट्टनम के पास आपको बर्तन मिले, हड्डियाँ मिली और पानी में डूबे हुए मंदिर मिले। इस टाइप का यहाँ पर खुदाई में मिला और एक लंबे अंतराल के बाद जब 1961 और 62 में केवी रमन के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई की गई, पुनः खुदाई की गई, तो जिसमें पुहार की पुरातात्विक संपदा का पता चलता है, जिससे कि कलियायुर और वनगिरी और जैसे आसपास के उपनगर शामिल थे। यानी कि जब खुदाई की तो उस कावेरीपट्टनम के साथ-साथ साथ में छोटे-छोटे और भी नगर मिले, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कावेरीपट्टनम की नगरीय विशेषता ये है, अब नगरीय विशेषता बतानी है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में व्यापार के लिए एक आदर्श बंदरगाह बना था, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कावेरीपट्टनम प्रारंभिक काल के दौरान एक जीवंत शहर के रूप में उभरा, जिसका महाकाव्य शिलपद्दिकारम में भी उजागर बताया गया है। शुरू में एक साधारण गांव होने के बावजूद यह अपने बंदरगाहों और व्यापारी नेटवर्क के कारण एक प्रमुख व्यापारी केंद्र बन गया, ठीक है। कावेरीपट्टनम एक सिंपल बंदरगाह था, लेकिन जब इसको व्यापार हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, चोलों ने किया, ठीक है, तो उसको एक इम्पोर्टेंट बंदरगाह, व्यापारिक केंद्र के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। तो शहर दो भागों में विभाजित हो गया, मारूवरू पक्कम जो कि कारीगरों का घर था और एक पट्टनम पक्कम जो कि शाही परिवारों का और व्यापारी रहते थे, सॉरी यहाँ पर लिखना है व्यापारी रहते थे। दो तरह के यहाँ पर घरों में बट गया था, ठीक है। जंगल से घिरा और दफन स्थलों से युक्त कावेरीपट्टनम एक हलचल भरी शहरी केंद्र था, जहां मिट्टी के बर्तन, घाट संरचनाओं के माध्यम से इसके समृद्धि के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो जो खुदाई में सामान मिला है उससे ये पता चला है कि यह व्यापारिक केंद्र था और इसमें अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती थी और दो भागों में बटा हुआ था, एक था व्यापारियों के लिए और दूसरा था कारीगरों के लिए। ओके, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपको यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, राइट। उसके बाद आता है व्यापार पुमपोरम, या जिसे पुहार में अतीत में बस्तियां और व्यापार एक महत्वपूर्ण संकेत है, जिसने विदेशी और मध्यकालीन वस्तुएं शामिल है। ओके, उसके बाद लिखा है जैसे कि काले और लाल मिट्टी के बर्तन और काले बर्तनों पर रूले डिजाइन दिखाई दिए, तो उससे ये लोकप्रियता का संकेत देते हैं कि वहां पर वास्तुकला, व्यापार हर चीज का होता था काले और लाल बर्तन का, ठीक है। और वास्तुकला और उसमें शिल्प में इसमें लिखना है आपको कि यह स्थल कला और शिल्प के माध्यम से शहरीकरण के चरणों को दर्शाता है, जिसमें गोमेद और कांच जैसी सामग्रियों से बने लगभग 350 मोती मिले। गोमेद के और कांच के मोती 350 थे और जिनको रंगों में कांच की चूड़ियां भी शामिल थी। तो इसका मतलब वहां पर व्यापार भी होता था, ट्रांसपोर्ट भी होता था, इंपोर्ट भी होता था और कलाकृति और वास्तुकला भी बहुत इंपॉर्टेंट थी वहां पर, ठीक है। उसके बाद है कि सिक्के जो है वेलियन में एक रोमन सिक्का खोजा गया था और यूरोप को रोमन बस्ती माना जाता है, लेकिन खुदाई में महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं मिलता, लेकिन हालांकि कई मध्ययुगीन सिक्के मिले हैं, ठीक है। विस्तार से पढ़ते हैं कि बंदरगाह शहर और इसके अपग्रहों के क्षेत्रफल 2000 गुणा और 2000 मीटर से अधिक था, लेकिन पूर्णमुगम और 1997 ने सुझाव दिया कि प्रारंभिक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो है वो छोटे होते थे, लगभग 450 गुणा और 450 मीटर, जो यह दर्शाता है कि वे संभवतः मध्य आकार के थे। यानी कि जो आपका कावेरीपट्टनम है उसके आसपास के जिले हैं वो मध्यम आकार के थे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कावेरीपट्टनम और कांचीपुरम। जो आपका नागार्जुन कोंडा है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसमें मैंने पूरा ही नागार्जुन कोंडा डिस्क्राइब किया है। असाइनमेंट में भी मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्क्राइब किए हैं, राइट। तो ये नागार्जुन कोंडा मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, आप असाइनमेंट में ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी MHI 110 की सारी, आई होप सारी मैंने प्लेलिस्ट डाली है और आपके लिए मैराथन लेकर आऊंगी जिसमें कि आपको पूरी बुक एक साथ डिस्क्राइब की जाएगी। अगर किसी को कुछ नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। ओके, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और असाइनमेंट वाला वीडियो लेक्चर भी देखिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए MHI 110 की, बिकॉज 8 तारीख से एग्जाम शुरू हैं, 8 जून से।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।